नाज़रीन मोहतरम, पिछली किस्त में आप देख चुके हैं कि खान सिनेमा हॉल से निकलकर घर की तरफ लौटने की कोशिश करता है और ऐन मकाम पर जब वो घर में दाखिल होने लगता है तो रजनी से उसकी मुलाकात हो जाती है। रजनी बजाते खुद रा की एजेंट होती है। अब आगे सुनिए क्या होता है। यूं भी खान ने एहतियातन सहाय और उसके घर वालों को अपने मुतल्लक इस्तिफसार करने वालों को मुतमिन करने के लिए जो कहानी बताई थी, उन लोगों के लिए सिवाय उसके कोई चारा ही नहीं रह गया था कि वो यही कहानी हर किसी को सुनाते, वरना उनसे मुतल्लक भी तो बड़ी घटिया किस्म की अफवाहें लोग फैला सकते थे। खान अचानक ही रजनी के सामने आ गया था। अरे आप महाशय जी, आप कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं? मैं तो आप ही के दर्शन करने आई थी। हाय री किस्मत, तूने भी मुझे आज ही घर से गायब करना था। खान की बात पर रजनी ने बेसाख्ता कहका लगाया। नहीं महाशय जी, ऐसी भी कोई बात नहीं। अभी मैं 8 रोज यही हूँ, आपको रोजाना बोर किया करूंगी। और यूं भी मैं रमा की एक ही बचपन की दोस्त हूँ और हम दोनों में इतनी दोस्ती है कि हम हर चीज बांट कर खाती हैं। रजनी सिर्फ बेवाक सी हिंदू लड़की ही नहीं थी, पुलिस की तरबियत याफ्ता भी थी और उससे खान को ऐसे ही किसी जवाब की तवक्का थी। तब तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आपकी रवानगी तक अरुण कुमार नाम का एक शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा। भगवान न करे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। हमें किसी ने छुप कर देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। दोनों ने कहका लगाया। खान के आगे बड़े हाथ पर जोर से हाथ मारकर और हाय कहकर हंसती हुई रजनी आगे बढ़ गई। घंटी बजाने पर किशोर दरवाजा खोलने बाहर आ गया और उसके ताक़ुब में आशा भी भागती चली आई। हाय भैया, दोनों ने उसे देखते ही नारा बुलंद किया। मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया। मेरा मन कहता था आप जरूर आएंगे, लेकिन इस मोटी ने खा लिया। किशोर ने आशा की तरफ इशारा करते हुए अपने नंबर बनाए। खान मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। घर के बाकी लोग टीवी के सामने बैठे थे। सुशील अपने दोनों बच्चों समेत आई हुई थी क्योंकि अगले रोज एतवार की छुट्टी थी और वो सब लोग ये वक्त मिलजुल कर अरुण कुमार जी के साथ बसर करना चाहते थे। कहाँ चले गए थे इतनी देर? मिसेस सहाय ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा। माता जी, बात यह है कि मुझे दरअसल आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं वो कोई आसमान की मखलूक तो नहीं। बस माता जी, आप देख लेना, चंद महीनों की बात है, फिर अपना बंगला होगा, कार होगी और क्या होगा। रमा ने कमरे में दाखिल होते हुए मुदाखलत की। वो बड़ी शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जानते हैं रजनी ने कितना इंतजार किया आपका? अभी गई है। सॉरी, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। खान ने बाकायदा कान पकड़ लिए। खाना उसने रमा और किशोर के साथ खाया। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का और पुरस्कून महसूस कर रहा था। इस तरह अचानक कुदरत ने कामयाबी जो उसका मुकद्दर कर दी थी। उसने गो के अपने जहन में मल्होत्रा के घर में घुसकर ब्रीफ केस उड़ाने के 2-3 मुतबादल मंसूबे बना रखे थे, लेकिन कुदरत को शायद इस पर जल्द ही रहम आ गया था। खान जानता था कि मल्होत्रा का ब्रीफ केस गायब होने पर भारतीय सिक्योरिटी के ऐवानों में जलजला आ गया होगा और वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे होंगे। और इस बात का एहसास उसके अलावा उसके अफसरान को भी तो था जो सुबह इसे अगले अहकामात भेजने वाले थे, लेकिन किस तरह उसका उसे भी इल्म नहीं था। सिर्फ उसने उन्हें अपने दिल्ली के सेफ हाउस की इतला पहुंचा दी थी और वो जानता था कि उसके दूसरे सरगर्मे अमल साथी पहले ही उसकी हिफाजत से बेखबर नहीं रहे होंगे। जल्द ही उसने घर वालों की बातों से छुटकारा हासिल कर लिया। फिर रमा के साथ वो सैर के बहाने बाहर निकल आया। एक स्टोर से दोनों ने बोतलें पी। यहाँ से खान ने एहतियातन एक और फोन किसी गोपीनाथ की तरफ से अपने होटल कर दिया था और अपने लिए पैगाम भी लिखवा दिया था। रास्ते में दोनों ने ज्यादा गुफ्तगू रजनी के मुतल्लिक ही की थी। रमा ने उसे बताया रजनी उसकी बचपन की वाहिद दोस्त है। उसका बाप भी रेलवे में ऑफिसर था। रजनी की बहन को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे जिन्होंने उससे ज्यादती की और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे जान से भी मार डाला था। रजनी इन दिनों हाई स्कूल में पढ़ती थी। तब से उसके अंदर बड़ी अजीब तब्दीली पैदा हो गई। रमा बोली। चुपचाप रहने वाली रजनी अब झुंझलाहट और गुस्से का शिकार रहने लगी थी। उसके अंदर लाशौरी तौर पर एक इंतकाम परवरिश पाता रहा और वो इन गुंडों को मार डालना चाहती थी जिन्होंने उसकी मासूम बहन को मार डाला था। रजनी का कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बहन और थी। गुंडे बारसूख थे, मामूली से सजा के बाद जेल से रिहा हो गए और उसकी लंबी चौड़ी तकरीर का खान पर क्या असर हुआ है ये टटोलने के लिए वो बोली। पागल है, मैंने तुझसे कहा है कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन नहीं भूलती। और कुमार जी, मेरा मन कहता है कि उसने ये नौकरी भी उस आतिशफशां इंतकाम को ठंडा करने के लिए इख्तियार की है, वरना तो वो अंदर से एक आर्टिस्ट है, मुकम्मल आर्टिस्ट, बहुत बहादुर लड़की है। अभी से मुतासर होने लगे आप इससे। रमा मुस्कुराई। तुमसे मिलने के बाद कोई किसी और से मुतासर हो सकता है क्या? खान ने बड़ी बेबाकी से उसकी आंखों में झांका जहां एक पुरस्रार सी मकनातीसियत घर किए हुए थी।
रमा की आंखों में उसे धनक के सारे ही रंग बिखरे दिखाई दे रहे थे। वाकई उन आंखों का सहर सर चढ़कर बोलता था। रजनी की बहुत बड़ी कमजोरी उसकी समझ में आ रही थी और वो ये भी जान गया था कि ये लड़की रॉक ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत हासिल कर रही है। वो सोचने लगा ये लड़की उसके लिए बहुत करआमद हो सकती है, उसके जरिए उसे राह पर नक्ब लगानी थी। दोनों काफी देर तक रजनी के मुतालिक बातें करते रहे। खान को बखूबी अंदाजा हो गया था कि रमा उसकी गहरी दोस्त है और उसके दुख को भी खूब महसूस करती है। फिल वक्त इस बात का इम्कान बहुत कम था कि रजनी खान का माजी जानने के मुतालिक मुतजस्सिस होती या उसके जहन में कोई शक सर उठाता। इसके बावजूद उसने खतरे के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया था और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार था। वापसी पर जब रमा ने उससे अपने मुस्तकबिल की बातें शुरू की तो उसने एक ही ख्वाहिश का इजहार किया था कि पहले वो कम अज कम मास्टर डिग्री हासिल कर ले, उसके बाद शादी का सोचेंगे। उसने रमा को एहसास दिलाया कि वो इसके साथ उसके घर में ही तो रहता है और शादी के बाद भी वो लोग उसके वालिदैन के साथ ही रहेंगे, इसलिए कम अज कम इस मसले पर परेशान होने की जरूरत नहीं थी। रात हस्बे मामूल देर तक वो आपस में बातें करते रहे। बाकी घर वाले तो उनका इंतजार करते करते सो चुके थे। अगले रोज छुट्टी थी और इन लोगों ने जमुना किनारे तफरीह के लिए जाना था। यूं भी खान ने उससे कह दिया था कि उसने दिल्ली इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा ही देखी है। प्रोग्राम यही तय पाया था कि वो लोग सुबह नाश्ते के बाद रवाना होंगे और शाम ढले घर लौट आएंगे। सुबह वह हस्बे साबिक जल्द ही जाग उठा। उसने घर वालों को पहले ही रोज अपनी सुबह की सैर की आदत से आगाह कर दिया था। आज भी वो सैर करने के बहाने ही बाहर निकला था। यह अलग बात कि उसने शब ख्वाबी का लिबास तब्दील कर लिया था। काफी दूर तक वो पैदल चलता गया। एक रिक्शा उसे नजर आ ही गया। रिक्शा में जब वो होटल पहुंचा तो जिंदगी अभी मुकम्मल बेदार नहीं हुई थी। उसने तासर यही दिया कि अभी अभी ट्रेन से उतरकर सीधा यहाँ आ रहा है। उसे उम्मीद थी कि अब तक दोस्तों की तरफ से उसके नाम कोई पैगाम पहुंच चुका होगा। होटल के काउंटर से उसने अपने नाम पैगामात मौसूल किए। उसके मेहरबानों ने भी उसके लिए 3-4 टेलीफोन कर रखे थे। किसी अशोक राय ने अलबत्ता एक टेलीफोन नंबर दिया था कि जैसे ही वो वापस आए उससे इस नंबर पर राब्ता कायम करे। खान ने सुकून का सांस लिया, वरना अगला पैगाम वसूल होने तक होटल न छोड़ने पर वो मजबूर था। काउंटर पर ही उसने चेक आउट किया और अपने कमरे का एक चक्कर लगाकर बाहर आ गया। काउंटर क्लर्क से हिसाब बेबाक करके उसने रसीद हासिल की और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ बाहर निकल आया। जब वो रिक्शा पे भागम भाग घर पहुंचा तो घर वाले नाश्ते की तैयारियां कर रहे थे। उनके इल्म में लाए बगैर चुपचाप वो अपने कमरे में पहुंचा। अभी तक किसी ने उसे वापस आते नहीं देखा था। दोबारा उसने शब ख्वाबी का लिबास पहना और उन्हें सुबह बखैर कहता हुआ गुस्ल खाने में चला गया। नहाकर बाहर निकला तो उसकी तबीयत खासी खिल रही थी। आज हस्बे मामूल उसने शेव नहीं की थी। ये बात उसे सबसे पहले रमा ही ने याद दिलाई। बस जरा रोमांटिक नजर आने के चक्कर में हूँ, उसने अपनी एक आंख दबाई। रमा जानती थी कि ज्यादातर हिंदू नौजवान लड़कों में छोटी छोटी दाढ़ी रखने का फैशन रवाज पा रहा है और अरुण कुमार भी आखिर एक हिंदू नौजवान था। वो फैशन से मुतासर हुए बगैर कैसे रह सकता था। दूसरी तरफ खान के लिए अब हुलिया बदलना जरूरी हो गया था। नाश्ता सबने इकट्ठे किया। सुशील अपनी मां के साथ रसोई में मसरूफ थी। खान बाजार से पिकनिक पर साथ ले जाने के लिए 1-2 चीजें खरीदने के चक्कर में बाहर निकल गया। करीबी स्टोर से उसने सुशील के बच्चों के लिए स्वीट्स और बिस्किट वगैरह खरीदे और वहीं से मिस्टर अशोक राय को टेलीफोन किया। जल्द ही नंबर मिल गया और मतलूबा शख्स भी। सबसे पहले तो उसे इतना अहम कारनामा अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश की गई। फिर एक हफ्ता तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने और अपने हुलिये को बदलने की सख्त हदायत की गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद गायब होने वाले ब्रीफकेस ने भारतीय इंटेलिजेंस को बहुत चौकन्ना कर दिया था। खान लौट आया। काम उसके हस्बे मंशा ही हो रहा था। उसकी वापसी पर रजनी भी घर पहुंच चुकी थी। फिर खान के बार बार कहने पर रजनी भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि रजनी से उसकी बेतकल्फी पर रमा बिल्कुल बुरा नहीं मानती। या तो रमा को अपनी जात पर बेहद एतमाद था या फिर खान से अपनी मोहब्बत पर। एक बात बहरहाल थी कि उसे ये लड़की दूसरी हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई थी। जमुना के किनारे ही एक खूबसूरत मकाम इन लोगों ने अपनी तफरीह के लिए मुंतखब किया और भी बहुत से लोग पिकनिक मनाने यहाँ आए हुए थे। शाम तक का वक्त उसने बज़ाहिर इन लोगों के साथ हंसी मजाक में गुजारा था, लेकिन इस दौरान एक लम्हे के लिए भी वो अपने दिमाग से इस नापाक मंसूबे की तफसीलात नहीं उतार सका था जिसका इल्म उसे मल्होत्रा से छीने गए कागजात से हासिल हुआ था। वो सोच रहा था क्या उसके बंगाली मासूम भाई मकारी के इस जाल से बच सकेंगे जो भारत सरकार इन पर फेंकने जा रही थी। अब तक उसने हिंदुओं के मुतल्लिक महज पढ़ा और सुना था, मगर आज इस मुआशरे में रहते हुए इन लोगों को नजदीक से देखने के बाद बज़ाहिर उसे इस सवाल का जवाब ना ही में मिलता था, लेकिन उसका दिल इस ना को मानने के लिए तैयार नहीं था।
وہ تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ملک کا ایک مکمل بازو ہی کٹ کر رہ جائے گا، لیکن اخبارات اور دیگر ذرائع سے اس تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں اور پھر اس کے علم میں انٹیلیجنس کا جو ناپاک منصوبہ آ چکا تھا، اس کے بعد اسے یہ بات آخر سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا اڑ کر اپنے پورب پاکستان چلا جائے اور اپنے بنگالی بھائیوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ دشمن قیامت کی چال چل گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا جیسے بھی ممکن ہو اپنے سیدھے سادے بھولے بھالے بنگالی بھائیوں کو دشمن کے چنگل میں پھنسنے سے بچا لے، لیکن یہ سب کچھ سوچنا ہی اس کے اختیار میں تھا، ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سیاست کی وہ شطرنج جو چانکیا کے چیلے چانٹوں نے وقت کی بساط پر پھیلا رکھی تھی، اس میں عابد خان کی حیثیت کسی معمولی سے مہرے جتنی بھی نہیں تھی۔ میدان سیاست کے کھلاڑی کوئی اور تھے، اس کے ذمے تو صرف اتنا فرض تھا کہ وہ اپنے ارباب و وسط و کشاد کو اپنی انتہائی کوشش کے ساتھ آنے والے طوفان سے وقت سے پہلے آگاہی دے سکے، اور بس۔ اگلے روز مسٹر سہائے کو رجسٹریشن لیٹر موصول ہو گیا۔ اب وہ مستند ٹھیکیدار بن چکے تھے۔ خان اس روز 5-6 اخبارات خرید لایا تھا۔ اس نے آرمی کی طرف سے مختلف ٹینڈرز نشان زدہ کیے اور مسٹر سہائے کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گیا۔ شام ڈھلے جب وہ دونوں تھک کر گھر پہنچے تو ان کے پاس ان اشیاء کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ریٹس موجود تھے۔ رات گئے تک وہ ٹینڈر بھرنے میں مصروف رہا اور دوسرے روز پھر سہائے کو ساتھ لے کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میرٹھ چھاونی کے لیے مچھردانیوں کی سپلائی کا آرڈر تھا۔ اس مرتبہ بھی خان متعلقہ افراد سے ملنے کے بجائے سہائے کے ساتھ اسی چپراسی سے جا کر ٹکرایا جس کے ذریعے انہوں نے پہلا کام نکالا تھا۔ آئیے مہاراج آئیے۔ انہیں دیکھتے ہی چپراسی مسکرانے لگا۔ میرے خیال سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے لو، اطمینان سے بات کرتے۔ خان نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چپراسی نے بڑی عجیب سی نظروں سے خان کی طرف دیکھا۔ اسے دونوں کو اسی ہوٹل کے کیبن میں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اس مرتبہ بھی سہائے خاموش تماشائی بنا رہا۔ اسے ارون کمار کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس نوجوان میں کچھ ایسی پوشیدہ شکتی ضرور موجود ہے جس کام کا یہ بیڑا اٹھائے اسے پورا کر ہی لیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر وہ پہنچ گیا۔ خان نے اس مرتبہ بھی اس کے لیے لمبا چوڑا آرڈر دیا تھا۔ کھانے کے دوران ہی اس نے اپنا مقصد بیان کر دیا اور چپراسی سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ آدمی تک جس کے ذریعے یہ آرڈر موصول ہو سکتا ہے اس کی رہنمائی کر دے۔ چپراسی کی باتیں کھلی جا رہی تھی۔ ایسا شاندار کھانا تو اس نے اپنی شادی پر بھی نہیں کھایا تھا۔ ارے صاحب فکر نہ کیجیے، بات بھی کرا دوں گا۔ صوبیدار صاحب اپنے خاص آدمی ہیں، کل صبح 10 بجے آ جائیے۔ اس نے خان کو ایک دوسرے دفتر کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے کہا۔ دمے رخصت خان نے بچوں کی مٹھائی کے لیے اس کی جیب میں زبردستی 100 روپے ڈال دیے۔ سہائے تو اس بات پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس نے خان کو اتنی بے شمار دعائیں دے ڈالی تھی کہ اب وہ اپنا مستقبل اس ملک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ ماتا جی نے اس کا تازہ کارنامہ سنتے ہی اس کی ڈھیروں بلائیں لے لی۔ سشیل شام کو واپس جا رہی تھی۔ خان نے اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا تھا اور اس کے بچوں کے لیے کپڑے اور کھلونے ساتھ لیتا آیا تھا۔ اس گھر کا تو اب ایک فرد اس کا گرویدہ تھا۔ رما کی واپسی رجنی کے ساتھ ہوئی تھی۔ خان نے آج ایک نیا کھیل شروع کرنا تھا جس کے لیے وہ پچھلے 2 روز سے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اب اسے رجنی کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ رجنی جیسے قیمتی ہیرے کو ہاتھ سے گوانا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ رما دونوں کو اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو خان نے ان لمحات کو غنیمت جان کر انہی سے فائدہ اٹھا لیا۔ رجنی بہن، اس کا انداز تخاطب اتنا ہمدردانہ اور لہجہ اتنا گمبھیر تھا کہ ایک مرتبہ تو رجنی بھی چونک کے بغیر نہ رہ سکی۔ جی، رجنی کے ہونٹ کپ کپائے۔ ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ رجنی ابھی تک اس کے پہلے جملے سے ہی سنبھلی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی روز سے دل سے بہن بنا لیا تھا۔ ایک بینتی ہے آپ سے، اگر آپ برا مت مانے تو میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بے فکر رہیے، مجھے آپ اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر پائیں گی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھیا؟ اس مرتبہ رجنی کا لہجہ بڑا گھمپیر ہو گیا تھا۔ شاید بھائی کی کمی احساس محرومی بن کر اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی، لیکن رما، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر خان کی طرف دیکھا۔ وہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، آج شام 5 بجے کالونی کے بس اسٹاپ پر مجھے ضرور ملنا۔ خان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، رجنی نے کہا، لیکن وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی کہ تنہائی میں مجھ سے آخر وہ کیا باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس گفتگو سے اسے کچھ الجھن ہونے لگی تھی اور اب وہ خان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی مشکل رما کی آمد نے بہرحال آسان کر دی، جو ہاتھوں میں چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران رما اور خان تو ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، لیکن رجنی کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی طبیعت کی اس اچانک تبدیلی کو رما نے بھی محسوس کیا۔ اس نے پوچھا بھی، لیکن رجنی ہنس کر بات ٹال گئی۔ چائے پینے کی تھوڑی دیر بعد ہی رجنی نے ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے ان لوگوں سے رخصتی کی اجازت لے لی۔ رما اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ واپسی پر وہ رجنی کے لیے خاص ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ معلوم نہیں اسے اچانک کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ اس نے سرد آہ بھر کر خان سے کہا، محرومیاں بندے کو کبھی چین سے جینے نہیں دیتی۔
काश इसका कोई भाई होता। खान ने भी हमदर्दी जगाते हुए कहा, सच्ची बात तो ये है कि रजनी तुम्हारी दोस्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे किसी भी तौर खुश रख सके। रमा ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा, फिर सर झुकाकर सिसकने लगी। मैं उसका दुख समझती हूँ अरुण, वो सिर्फ ये चाहती है कि जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले उसकी बहन को कत्ल किया था, किसी न किसी तरह वो उन्हें सजा दिला सके। लेकिन वो बहुत बड़े बदमाश है, ये बेचारी कमजोर सी लड़की उनका भला क्या बिगाड़ सकेगी? कौन लोग हैं वो? खान ने पूछा। आप नहीं जानते बाली को, बहुत बड़ा गुंडा है वो, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रमा बोली, चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। खान का मकसद हल हो चुका था। 5 बजे तक वो मिस्टर सहाय को कारोबार की ऊंच नीच समझाता रहा। वो बिल्कुल इस तरह बातें कर रहा था जैसे 7 पुश्तों से इसके आबाओ अजदाद यही काम करते आ रहे हों, और बूढ़ा सहाय खुद को उसके सामने बिल्कुल बच्चा महसूस कर रहा था। 5 बजे वो एक जरूरी काम के बहाने बाहर निकल आया। उसने रमा को अपनी रवानगी की हवा भी नहीं लगने दी थी। कॉलोनी के बस स्टॉप पर जब वो पहुंचा तो 5:10 हो चुके थे और रजनी स्टॉप के एक कोने पर खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। उसे आते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। खान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉलोनी से कुछ फासले पर एक छोटी सी बार में बैठे मसरूफे गुफ्तगू थे। रजनी, असल में तुम्हारी तरह मैं भी एक दुखी इंसान हूँ। जुल्म हम दोनों के साथ हुआ है, लेकिन इसकी नौयत मुख्तलिफ थी। मुझे समझ नहीं आती आखिर तुम अच्छी भली आर्टिस्ट होकर किन चक्रों में पड़ गई हो। रजनी, तुम भैया, अव्वल तो मेरी जिंदगी में तुम वाहिद ऐसे नौजवान आए हो जिसने मुझे बहन कहा है। मुझे तो तुम हिंदू लगते ही नहीं। रजनी गो कि ये बात रवानी में कह दी थी, लेकिन खान की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई।